तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पब्लिक पॉलिसी को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद भारत में कैसे पब्लिक पॉलिसी चलता है, पब्लिक पॉलिसी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके साथ साथ पब्लिक पॉलिसी बनाता कौन है, रेगुलेट कौन करता है, इंप्लीमेंट कौन करता है, ये क्या चीजें होती है, इन सबों को समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आई होप आप इस नाम से पब्लिक पॉलिसी क्या होता है इससे आप अनजान नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक कोट है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। देयर आर थ्री थिंग्स इन योर लाइफ। आपके लाइफ में तीन चीजें हो सकती है जहां पे आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू विथ योर लाइफ, यू कैन वेस्ट इट, यू कैन स्पेंड इट और यू कैन इन्वेस्ट इट। आप चाहे तो वेस्ट कर सकते हो टाइम को, आप चाहे तो स्पेंड कर सकते हो, या तो आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। But the best use of your life is to invest in something that will last longer than your टाइम ऑन अर्थ। आप कुछ ऐसे चीजों में अपनी क्रिएटिविटी को इन्वेस्ट कीजिए कि जब आप इस धरती पे नहीं भी रहे तब भी वो चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट हो। ठीक है, तो ये है तीन चीजें जहां पे वेस्ट कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को इन्वेस्ट कीजिएगा तो जब आप इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तब भी आपकी इस दुनिया में पहचान रहेगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और आई होप इससे आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं पहले पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी आई थिंक आप लोग इससे अनजान नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, यहाँ तक कि जुडिशियल बॉडी बनती है। उसका एक ही कारण होता है, वो है वेलफेयर ऑफ द पीपल। हम सबों को पता है कि हमारे प्रियम्बल में, हमारे डीपीएसपी में क्लियरली लिखा गया है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी में हम लोग कुल मिला के यही पढ़ने वाले हैं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी जुडिशरी कैसे हमारी वेलफेयर के लिए अलग अलग पॉलिसी को बनाती है, इसके साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करती है और फिर उसे इवेलुएट करने की कोशिश कैसे करती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन चलिए हमेशा की तरह पहले कुछ क्वेश्चन को करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर क्लास। पब्लिक पॉलिसी पॉलिसी मेकिंग इन ए फेडरल सिस्टम लाइक इंडिया ऑफन टेंड्स टू बी मोर। भारत में जो पॉलिसी है वो कैसा दिखता है आपको? पॉलिसी मेकिंग कैसा है? सिंपल है, इजी है, कॉम्प्लेक्स है, या नन ऑफ द अबव है? ओके, 10 मोर सेकेंड्स। दो लोग अभी भी आंसर करने के लिए बचे हुए हैं। चलिए, ओके, चलिए। दैन विश्वजीत, नैमिष, स्तुति, स्वैग, शिवांगी, नसरीन, श्रद्धा, सुनीता, रोहित, भवेश, रीचा, फातिमा, प्रतिभा, मोहम्मद, मनीषा, अभिषेक एंड राहुल। 17 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। एंड कुछ लोग इसका आंसर गलत दे दिए, कोई बात नहीं। भारत में अगर पॉलिसी मेकिंग को देखेंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन को देखेंगे, तो ये इजी टास्क नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज इंडिया जो है वो एक फेडरल स्टेट है। ठीक है, फेडरल एक कंट्री है, तो यहाँ पे हमें पॉलिसी मेकिंग जो देखने को मिलती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है, क्योंकि अक्सर जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है उसमें अलग अलग जितने भी सेक्स के लोग होते हैं वो उस पर डिसएग्री करते हैं। ठीक है, यस, ड्यू टू सो मच डाइवर्सिटी। तो ये आपके कॉमन सेंस से भी आप इसको लगा सकते थे कि भारत में जो पॉलिसी फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ओके, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो क्या है बोलेंगे आप? ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन की पार्लियामेंट क्या करती है? क्या उसके लिए कॉम्प्लेक्स है? उसके लिए बहुत इजी है। ठीक है, ब्रिटेन में कोई भी बदलाव जो होता है वो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इम्प्लीमेंटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सेटिंग ऑफ गोल्स एंड एक्शंस गियर टू अचीव देम। ठीक है, और ये जो काम होता है ये बोल सकते हैं ऑर्गन या किस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट से होता है? यस जैज, उन्हें बिल्कुल आप जो लिख रहे हैं वो सही है। ठीक है, चलिए, तो आपको बताना है क्या इम्प्लीमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिंग बिटवीन सेटिंग ऑफ गोल्स
एंड एक्शन गियर टू अचीव देम, ये काम कौन करता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या ऑल द अबव? आपको बताना है। ओके, 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। चलिए, तो इस बार आई कैन सी दैट नैमिष, शिवांगी, श्रद्धा, सोनल, सुनीता, विश्वजीत, स्वैग, फातिमा, नसरीन, स्तुति, रोहित, भवेश, मनीषा, रीचा एंड जैसप्रीत। वेरी गुड। 15 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। कांग्रेचुलेशन। द करेक्ट आंसर इज एग्जीक्यूटिव, बिकॉज हम लोगों को पता है कि लेजिस्लेचर क्या काम करता है। भारत में लोकसभा, राज्यसभा क्या करता है, आपकी विधानसभा क्या करता है? कानून को लागू नहीं करता है, बल्कि वो कानून को बनाता है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है मेनली वो आपके एग्जीक्यूटिव का होता है, और जुडिशरी जो होता है उसकी देखभाल करता है, यानी कि एडजुडिकेशन का जो काम होता है वो करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक द पॉलिटिकल सिस्टम? काफी आसान है, बस मैंने इसको ऐसे रख दिया है कि आप लोग का एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। चलिए, सभी लोगों ने आंसर कर दिया है इन हाफ टाइम। बहुत अच्छा। ओके, 3, 2, 1 एंड गो। दिस टाइम एक्चुअल टेस्ट। तो विश्वजीत, शिवांगी, फातिमा, सुनीता, नमीश, श्रद्धा। देखिए, एक्चुअल टेस्ट हुआ, 6 लोगों ने मात्र सही आंसर किया है। बाकी लोग सब के सब ढेर। ठीक है, कोई बात नहीं। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो जब आप कॉन्फिडेंस है कि द पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसकी बात कौन करते हैं, तो डेविड स्टन करते हैं। ये बुक किनका है, तो डेविड स्टन का है। इनपुट आउटपुट मॉडल किसका है, तो आपके डेविड स्टन का है। तो दूसरे लोग कहाँ से आ जाएंगे इसमें? ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज योर डेविड स्टन। ठीक है, डेविड स्टन जो है द पॉलिटिकल सिस्टम बुक को लिखे हैं, याद रखिएगा। चलिए, मैंने जानबूझकर यहाँ पे डाला था नन ऑफ द अबव। चलिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है, बिकॉज एक ऑप्शन आपकी कॉन्फिडेंस को हिला नहीं सकती है। ठीक है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस हो जाइए कि आप सामने वाले को कंफ्यूज कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट कब आया था? नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। एक काम कीजिएगा, इस 2011 जो है इसको काट कर अक्टूबर 2010 कर लीजिएगा। ठीक है, या 2010 इसको कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए 2010। ठीक है। चलिए, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। आई एम गिविंग यू पोल। चलिए, तो आपको बताना है 1 एंड गो। बहुत अच्छा। तो इस बार नैमिष, राहुल, स्तुति, नसरीन, जैस, स्वैग, मोहम्मद, भविष, 8 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। बाकी लोग इसको आंसर नहीं कर पाए। याद रखिएगा, इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 को आया था। याद रखिएगा, 1986। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट जो है वो आपका आया था 2010 में, अक्टूबर 2010 समथिंग में। तो इसलिए यहाँ पे 2011 लमसम में लिखा हुआ है, इसलिए इसका 4 होगा। ठीक है। नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी, ये जो है आपका 2006 में आया था। इन 2006 नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी वाज केम, एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है ये 2002 में आया था। इसलिए याद रखिएगा, द करेक्ट आंसर विल बी योर
फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 2। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन 2 है वो इसका करेक्ट होगा। ए का 2, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 2, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ पॉलिसी साइंस? आपको बताना है इनमें से कौन पॉलिसी साइंस के फाउंडर हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, आई होप इसमें सभी लोग आंसर कर पाएंगे। ओके चलिए, वेरी गुड, सभी लोगों ने लगभग आंसर कर दिया है, एक लोग बचे हुए हैं। चलिए लेट्स गो फॉर द रिजल्ट एंड फाउंडर ऑफ पॉलिसी साइंस। इस बार देखते हैं सबसे पहले कितने लोगों ने सही आंसर किया है। 18 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। राहुल, फातिमा, श्रद्धा, स्तुति, विश्वजीत, सुनीता, जय, शिवांगी, स्वैग, शान, पटेल, ऋचा, रोहित, प्रतिभा, मनीषा, दीक्षा, अभिषेक, नैमिष, बहुत अच्छा। तो ये तो सबको पता है गौराल लासवाल जो है उनको फादर ऑफ पॉलिसी साइंस कहा जाता है, लेकिन चलिए आप लोगों का एक्चुअल टेस्ट यहाँ पे होगा। जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, लेकिन योर एक्चुअल टेस्ट इज गोइंग ऑन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, आई होप क्वेश्चन आप लोगों के लिए विजिबल होगा। स्टेटमेंट है दो, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके चलिए, तो अभी इस बार मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 16 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छा। चलिए ये जानकर अच्छा लगा कि आप सब अवेयर है। इसमें स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि हॉराल्ड लासवेल जो है वो इसको मल्टी डिसिप्लिनरी मानते हैं, नॉन मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, डिसिप्लिन नहीं मानते हैं। ठीक है, इनके बारे में अगर थोड़ा देखा जाए तो इन्होंने जो अपनी पॉलिसी साइंस के बारे में बताया है कि पॉलिसी साइंस जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, कॉन्टेक्चुअल है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग पॉलिसीज को लाया जाता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, जैसी प्रॉब्लम्स होगी वैसी आपकी पॉलिसीज आएगी। इसके साथ साथ एक्सप्लिसिट ये जो है वो नॉर्मेटिव है, पूरी तरह से नॉर्मेटिव है, ठीक है, मानपरक है। ऐसा तो ये सारी चीज क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों के लिए। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के क्लास को, तो आर यू रेडी? क्या अभी तक सब कुछ क्लियर है? अब आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तैयार हैं? फॉर्मली व्हाट इज पॉलिसी साइंस, व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी एक्चुअली। चलिए सभी लोग तैयार है, सबका जोश आई है, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए काफी दिनों से इसका इंतजार था, ठीक है, आज वो घड़ी आ गई है। चलिए, तो पॉलिसी साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बोला जाए तो एक तरह से बोला जाए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ से बोला जाए तो आपको बोर भी करेगी, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। पॉलिसी साइंस की अगर बात करें तो आप अपने घर में देखते होंगे, आप खुद अपने से रिलेट करके देखिए ना कि आप सभी स्टूडेंट, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी अपने अपने पढ़ने के स्ट्रेटेजी को, क्या आप बचपन में क्लास 1 में स्ट्रेटेजी बनाए थे वही स्ट्रेटेजी आप आज तक अपना रहे हैं, या आपकी हर 4 महीने में स्ट्रेटेजी बदल जाती है? कहीं बोलते हैं नहीं सुबह में पढ़ेंगे, फिर बोलते हैं कभी शाम को पढ़ेंगे, फिर दोपहर में पढ़ेंगे, मतलब आपकी स्टडी जो है वो मेनली चेंज होते रहती है, ठीक है। तो उसी तरह से एक देश की जो नीड होती है पॉलिसी की, यानी कि नीतियों की जो नीड होती है, क्या वो हमेशा एक ही रहती है? क्या 1950s में भारत की जो नीड थी क्या अभी भी वही है? 1991 में जो नीड थी क्या अभी भी वही है? बिल्कुल नहीं। ये जो पॉलिसी की जो डिमांड होती है, यानी कि कैसी नीतियां बनेगी, कैसी योजनाएं बनेंगी, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी जो पॉलिसी बना है, मान लेते हैं अभी कॉमन सा ट्रैफिक रूल अभी बना है, 20 साल बाद हो सकता है ट्रैफिक रूल चेंज हो जाए, हो सकता है 5 साल बाद हमारी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए, ठीक है। तो कुल मिला के आई एम यस वेरी गुड, कुल मिला के मैं आपको ये दिमाग में डालना चाह रहा हूँ कि जो पॉलिसी साइंस है ये कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है।
ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि कहीं पे इस वक्त फुल स्टॉप लग जाता है, लाइक पॉलिसी बन गया अब हम लोग को चद्दर तान के सो जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो पॉलिसी साइंस इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट डज नॉट केम टू एन एंड वंस पॉलिसी इज अप्रूव्ड और अडॉप्टेड। आप चाहे किसी भी पॉलिसी को अप्रूव कर दो या किसी भी पॉलिसी को अडॉप्ट कर लो, ये खत्म नहीं होने वाली, फिर से आने वाली 5 साल में एक नई पॉलिसी निकल कर सामने आएगी, ये फिक्स है। द पब्लिक पॉलिसी द पॉलिसी साइंस कॉन्सिस्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ पॉलिसी एक्टिविटीज सच एज फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, जैसे आप लोग खुद पढ़ते होंगे, अपनी पढ़ाई करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्लान बनाते हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर इसको रीचेक करते हैं कि इस प्लान के एग्जीक्यूट करने से क्या हमारी कुछ इफिशियंसी, हमारे रिजल्ट में कुछ चेंजेज आई। तो ठीक इसी तरह से जो पब्लिक पॉलिसी जो बनाई जाती है, पॉलिसी जो प्रोसेस होते हैं, उसमें मेनली 3 स्टेप होते हैं, लेकिन आने वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि 3 ही स्टेप नहीं होते, 3 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे पहले हम पॉलिसी को बनाते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। चलो भाई, इसको बना दिए तो उसको लागू भी कर दिए। अब नेक्स्ट होता है, अब लागू तो कर दिए लेकिन उसका आउटकम कितना हुआ, क्या उससे बेनिफिट मिली, उससे लोगों को फायदे हुए, आयुष्मान भारत योजना, उससे क्या लोगों को फायदा हुआ, ये इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो ये इवेल्युएशन जो है वो आता है थर्ड स्टेज में। बिल्कुल विश्वजीत, आप लिख रहे हैं, अभी हम उसी पर चलेंगे। ठीक है, एक देखिए फेमस थिंकर है, उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे मैं इसको रिजेक्ट कर रहा, चलिए। इन्होंने क्या है, पॉलिसी साइंस इज ए सिस्टम दैट ट्रांसलेट पॉलिसी आइडियाज इनटू फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, एक्चुअल पॉलिसीज दैट आर इम्प्लीमेंटेड एंड हैव पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, ये आपके ब्रिकलाइन थिंकर है, उन्होंने कहा है। लेकिन चलिए, अब आपके लिए एक नया स्लाइड खुला है जिसमें है स्टेजेस। स्टेजेस, ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, भारत की एक कॉमन सी प्रॉब्लम है आज, गरीबी। ठीक है, आज भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़क पे सोते हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, एक प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर भारत सरकार इस वे में काम करना शुरू करे या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस वे में काम करना शुरू करे, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा। वो ये समझने की कोशिश करेगा कि भारत में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमें किस वे में काम करना है, किसके लिए काम करना है, हम जो पॉलिसी बनाएंगे वो क्यों बनाएंगे, एक्चुअली हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, एक एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग मतलब उसके लिए फुल प्लानिंग। ठीक है, फुल प्लानिंग कि उसमें आपका पब्लिक का क्या है डिमांड, उसमें मास मीडिया क्या कह रहा है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही है, प्रेशर ग्रुप क्या कर रही है। ठीक है, मतलब एक एजेंडा सेट होता है उसके बाद। बिकॉज विदाउट एजेंडा सेटिंग कोई भी आपका पब्लिक पॉलिसी जो है वो कंप्लीट सक्सेस नहीं हो पाएगा। अब ये सारी चीजें हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ आ गई, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप सभी आपके साथ आ गई, सिविल सोसाइटी आ गई। अब क्या टाइम आता है, अब टाइम आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का। ये पॉलिसी फॉर्मुलेट कौन करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कमेंट में, हु फॉर्मुलेट आवर पॉलिसी? जल्दी से, अगर आपको पता है जल्दी से बताएं, हु फॉर्मुलेट। एग्जीक्यूटिव जैस लिख रहे हैं, स्वराग लिख रहे हैं सिविल सर्वेंट, मनीषा लिख रहे हैं लेजिस्लेशन, विश्वजीत ब्यूरोक्रेट, कैबिनेट। देखिए, ओके, वेरी गुड, आप लोग काफी सारे लोग सही बोल रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि सर भारत में भारत सरकार इतना सारा पॉलिसी लाते हैं, जैसे आयुष्मान भारत लाए, कुछ दिन पहले आपका आत्मनिर्भर भारत लाए, तो क्या है मोदी जी अकेले बैठ के सोचते होंगे, या जो आपके अमित शाह है वो अकेले बैठ के सोचते होंगे? नो, आप नरेंद्र मोदी जो है वो सिर्फ एक फिगर है, वो सिर्फ एक चेहरे हैं। उस चेहरे के पीछे लगभग 500 आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटेरिएट जो है, जो सेक्रेटरी होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, जो उस वे में में स्पेशलिस्ट होते हैं। इसके साथ साथ नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग भी जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का जो काम होता है वो स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो जिनको टेक्निकल नॉलेज होती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर जो 5 लाख रुपए तक का जो हेल्प देने की बात की गई है आपके आयुष्मान भारत में, ठीक है, तो वो एक अचानक से नरेंद्र मोदी जी को सपना आया होगा रात में, चलो नहीं 5 लाख तो 5 लाख, ऐसा नहीं है। उसके पीछे फुल प्लानिंग, सारी टेक्निकल चीजें हर तरफ, चारों तरफ की नाप ली गई, उसके बाद उसको फिक्स किया गया। ठीक है, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो होता है वो थर्ड स्टेप है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस आर डन बाई टेक्नीशियंस एंड स्पेशलिस्ट। अब आता है टाइम कि उस पॉलिसी जो फॉर्मुलेट हो गया, जो अभी बंद बक्से में है, यानी कि अभी तक आपके सामने वो नहीं आया। आपके सामने सबसे पहली बार वो कब आता है, जब वो लेजिटिमेशन के पास जाता है, यानी कि जब वो लोकसभा या राज्यसभा में पेश होता है, या तो स्टेट की विधानसभा या विधान परिषद जो होती है वहां पे पेश होती है। ठीक है, तो फोर्थ जो स्टेप है वो है पॉलिसी का लेजिटिमेशन करना, मतलब पॉलिसी को बनाना।
ठीक है। तो फोर्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे आपको पता चलता है कि किसी भी पॉलिसी के पीछे आपकी कितने पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है, इसमें लोगों का क्या व्यू है, मतलब लोग इसके प्रति कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। अब चलिए लोकसभा से बन भी गया, आपके कोई भी कानून बन गया या कोई भी पॉलिसी, हालांकि अगर बात करें तो आपको जितनी सारी कानून देखने सॉरी जितनी सारी पॉलिसीज देखने को मिलती है वो लोकसभा में नहीं जाती है, मतलब वो आपको वहां पे डिबेट एंड डिस्कशन हर किसी का नहीं होती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जब पॉलिसी का फॉर्मुलेशन हो गया उसके बाद जो है वो आता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ से आपके जितने भी बीडीओ साहब, डीसी साहब, एसडीओ साहब और जितने भी साहब होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं, साथ में सेक्रेटरी भी। यहाँ पे क्या होता है कि हर जिलों में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी आपके स्टेट्स हैं, उसमें किस स्टेट में कितना एफर्ट लगाना है, किस किस माध्यम से इसको प्रचार करना है, कैसे लोगों को अवेयर करना है, ये सारी चीजें जो है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के साथ होती है। यानी कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के पास होते होते क्या हुआ कि हम और आप जैसे आम तक वो जो पॉलिसी थी, जो गवर्नमेंट ऑफ वो हमारे तक पहुंच गया। अब इसके बाद क्या होगा, फाइनली 5 साल बीतेगा या कुछ समय बीतेगा तो फिर डिफरेंट जो इवेल्युएटिव ऑर्गन्स है, जैसे कि आपके नीति आयोग, वो खुद अपनी पॉलिसीज का इवेल्युएशन करती है। उसी तरह से कैग, जितने सारे गवर्नमेंट के पैसे खर्चे होते हैं उसको इवेल्युएट करती है। ठीक है, तो इस तरह की जो बॉडीज है वो पॉलिसी का इवेल्युएशन करती है। अब यहाँ से पता चलता है कॉस्ट फैक्टर, मतलब जितना उस पॉलिसी में पैसे खर्च किए गए थे, क्या उसका बेनिफिट कितना मिला, उससे लोगों को फायदा कितने हुए। ठीक है, अब यहाँ से दिखता क्या है कि भाई मैंने तो पैसा 100 करोड़ खर्च किया था लेकिन फायदा 60 करोड़ का भी नहीं मिला, यानी कि पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है, चलो कुछ ठीक करो। तो यहाँ से फिर से नेगेटिव अगर फीडबैक जाता है या तो पॉजिटिव फीडबैक जाता है तो फिर से वो एक नया प्रॉब्लम बनता है, और फिर से ये नई प्रॉब्लम जो है आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल में फिर से हमें देखने को मिलता है कि उसी पॉलिसी को तोड़ मोड़ के फिर से हमारे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके, एजेंडा सेटिंग करके फिर से उसको लोकसभा राज्यसभा में लाया जाता है। क्योंकि आप सब देखे होंगे कि अभी एनडीए की सरकार में काफी सारी ऐसी पॉलिसीज आई जो पहले से थी लेकिन उसको फिर से रिफाइन करके, फिर से उसको रीस्ट्रक्चर करके हमारे पास लाया गया। तो इज इट क्लियर? क्या अभी तक समझ पाए आप लोग? किसी कोई प्रॉब्लम है? 6 स्टेजेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, क्या समझ पाए आप लोग? श्रद्धा जी, स्वैग, यस यस, फातिमा, विश्वजीत, नसरीन, चलिए। तो दिस इज बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही सारी चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा है, आप चाहे तो अच्छे से पढ़ ले। ये जो 6 पार्ट में है, या थॉमस आर डाई ने डिवाइड किया है इसको: प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एजेंडा सेटिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी लेजिटिमाइजेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड पॉलिसी इवेल्युएशन। ये सारी जो पार्ट्स हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिकॉज मैंने जितने सारी बातें कही है वही यहाँ पर लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कुछ अदर थिंकर, जैसे अभी मैंने बताया कि थॉमस आर डाई ने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, एक और है मै एंड वॉल्डवस्की, ये 1971 में 78 में जो है वो एजेंडा सेटिंग, मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन के जो स्टेप बताते हैं उसमें पहला एजेंडा सेटिंग, दूसरा इशू एनालिसिस, तीसरा इम्प्लीमेंटेशन, चौथा एवेल्युएशन एंड फाइनली पांचवा टर्मिनेशन। मतलब वॉल्डवस्की के अनुसार देखा जाए तो टोटल 5 आपके स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये है आपके वॉल्डवस्की, जो बोलते हैं पहला एजेंडा सेटिंग होता है, इसके बाद इशू एनालिसिस होता है, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, इसके बाद इवैल्यूएशन एंड इसके बाद टर्मिनेशन। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखने को मिलता है जेम्स एंडरसन। ठीक है, जेम्स एंडरसन जो है वो आपके पब्लिक पॉलिसी को डिवाइड करते हैं 5 भाग में। ये इन्होंने सबसे पहले बताया प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, यानी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एजेंडा फॉर्मुलेशन, उन्हें दोनों को एक में रखा। इसके बाद है फॉर्मुलेशन, फिर है अडॉप्शन, फिर है इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनली इवेल्युएशन। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ज्यादा इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी में मेनली आपके 1-2 थिंकर लास्टवेल पूछे जा सकते हैं, वॉल्डवस्की पूछे जा सकते हैं, और शायद एग्जामिनर का दिमाग घुमा तो एंडरसन पूछेगा, लेकिन नहीं पूछेगा, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, तो ये तरह की चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है मेनली, एंड कुछ चीजें। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम लोग चलते हैं फाइनली फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी का जो फॉर्मुलेशन होता है वो कैसे होता है, तो हम ये देखते हैं भारत के बारे में। ठीक है,
कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर पॉलिसी मेकिंग में देखने को मिलता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को या भारत के प्रीएम्बल में क्लियर लिखा गया है कि भारत जो है डेमोक्रेटिक एंड सॉवरेन रिपब्लिक है। इसके साथ साथ भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। भारत में जो फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भारत में कोई भी पॉलिसी बनेगी वो स्टेट के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपी जाएगी, बल्कि स्टेट का भी कंसेंट लिया जाएगा। कैसे आप ये बोल सकते हैं, ये आप राज्यसभा से देख सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती है, राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भारत के आपके डीपीएसपी में और प्रीएम्बल में सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर की बात की गई है। तो इस तीन तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें देखने को मिलता है कि भारत की सरकार जो है, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट जो है, वो पब्लिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है। ठीक है, तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में। आपको देखिए, इंस्टीट्यूशनल में तीन चीजें पढ़नी होंगी। पहला लेजिस्लेचर क्या काम करता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव क्या करता है, और तीसरा जुडिशरी क्या करता है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर आप सबों को पता है कि लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट में जो विधानसभा है, आपकी विधान परिषद है, इनको लेजिस्लेचर कहा जाता है। पार्लियामेंट इन इंडिया इज द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी। याद रखिएगा, ये आपका स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट दे देगा, दो स्टेटमेंट दे देगा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक स्टेटमेंट दे देगा, पार्लियामेंट इन इंडिया इज द सुप्रीम पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी। क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है आपको बताना है, तो याद रखिएगा ये करेक्ट होगा। इसके बाद इट राइन्स सुप्रीम बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर इज डिपेंडेंट अपॉन द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री मेजोरिटी टू रिमेन इन फोर्स। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपने आप से कोई भी सपना मतलब कानून बनाकर खुद से लागू नहीं कर सकते हैं। उनको किसी भी कानून को बनाने के लिए एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर क्या है कि लेजिस्लेचर से उस पर मेजोरिटी प्राप्त करना, मेजोरिटी सपोर्ट प्राप्त करना। ठीक है, तो ये आप इसके बाद देखने को मिलता है इट इनैक्ट्स लॉज विच विल ब्रिंग द पॉलिसीज इनटू इफेक्ट। आप सबों को पता है जितनी सारी बिल होती है वो आपकी कानून कब बनती है, जब वो लेजिस्लेचर से पास होती है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे ओके तो हम लोग ये स्लाइड को देख रहे थे। हम मुझे लगता है कि ये स्लाइड में कुछ समझने वाली चीजें थी, वो समझ चुके होंगे आप लोग। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? क्या आप लोग लेजिस्लेचर के रूल को समझ पाए इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी? क्या आगे बढ़ा जाए या रिपीट कर दूं मैं? आइदर आई रिपीट और मूव अहेड। यस स्तुति, आई कैन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये स्लाइड आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। चलिए, तो किताब का ही नाम मैंने बोल दिया, बट किताब यानी वो ऑफ द नहीं लिखा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा। ओके, एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को अगर देखा जाए तो दिस प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है वो किसी भी पब्लिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, उसे लागू करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एग्जीक्यूटिव, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल टास्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू डिसाइड द पॉलिसीज विच आर टू बी सबमिटेड टू द पार्लियामेंट। ये आपके एग्जीक्यूटिव का एक बोल सकते हैं कर्तव्य है, एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक डिटरमाइंड है कि आपको कौन पॉलिसीज बनाकर और आपको पार्लियामेंट के सामने पेश करवाना है। यानी कि जितने सारे पब्लिक पॉलिसीज बनते हैं वो पहले एग्जीक्यूटिव के पास जाते हैं, वहां पे स्पेशलाइज जितने सारे लोग होते हैं उन लोगों के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, एंड आफ्टर दैट वो पार्लियामेंट में आते हैं। द एग्जीक्यूटिव एट द यूनियन लेवल इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें तीन लेवल है। पहला है कैबिनेट, दूसरा है आपका प्राइम मिनिस्टर, एंड तीसरा है सेक्रेटरीट, डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कैबिनेट। अगर हम कैबिनेट की बात करें तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक छोटी सी ग्रुप होती है।
ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो बड़ी होती है, एंड पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो कोर या बोल सकते हैं जो हर्ट होती है वो आपका कैबिनेट के पास होती है। बिकॉज जितने सारे पॉलिसीज आते हैं, जितने सारे कानून बनते हैं, वो कैबिनेट से अप्रूवल होना उनका मस्ट होता है। कैबिनेट से जरूर उनको अप्रूवल मिलना चाहिए। द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, याद रखिएगा। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के एसेंट के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का एसेंट बहुत जरूरी होता है, यानी कि कुल मिला के कैबिनेट के जो अध्यक्ष बोले जाए प्राइम मिनिस्टर, उनका एसेंट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद सेक्रेटेरिएट की अगर बात किया जाए तो द सेक्रेटेरिएट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू असिस्ट द गवर्नमेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये जो सेक्रेटेरिएट होते हैं इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो बोल सकते हैं जो सचिव होते हैं, इन लोगों के द्वारा ही स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं ये सारी चीजें। इसके बाद देखते हैं द सेक्रेटरी एक्ट्स एज द चीफ एडवाइजर टू द मिनिस्टर्स। देखिए जितने सारे आपको पता है कि जैसे मैं देख रहा था कुछ दिन पहले कि एक बिहार के शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, वो 10वीं पास भी नहीं थे। आई थिंक ऐसा कुछ था न्यूज में। आप लोगों ने सुना है क्या ऐसा? झारखंड के जो शिक्षा मंत्री थे वो 10वीं पास भी नहीं थे। क्या आप लोगों ने सुना है? 10वीं या 12वीं ऐसा कुछ था। एम आई ऑडिबल? क्या आप लोगों ने सुन पा रहे हैं? ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस, 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 ऐसा सुने होंगे आप लोग। तो क्या आप सोच सकते हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, क्या वो कानून या शिक्षा को लेकर क्या कर पाएंगे? मतलब वो क्या शिक्षा को लेकर उसमें कोई बड़ा रोल प्ले कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इनको सपोर्ट करने के लिए क्या होते हैं, पीछे से कई सारे आपके बड़े बड़े सेक्रेटरी होते हैं, यानी कि बोल सकते हैं आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो उनके पीछे होते हैं। यानी कि आईएएस ऑफिसर अपने चेहरे तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो मिनिस्टर होते हैं उनका बैकबोन वो होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं टू असिस्ट द मिनिस्टर, वो मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। यहां तक कि आपको पता चला, आपको ये पता जानना जरूरी है कि जो मिनिस्टर संसद में भाषण देते हैं उन स्पीच को डिजाइन भी उन्हीं, कौन सी डाटा बोलनी है, कौन सा फैक्ट या कौन सा बात रखना है, ये भी उन लोगों के द्वारा डिजाइन किया जाता है। एंड पॉलिसीज कैन बी फ्रेम्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ डाटा। क्योंकि आप सबों को पता है कि ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक पॉलिसी बना दो और किसी को लागू कर दो, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी को बनाने में सबसे बड़ी चीज होती है कि उस पब्लिक पॉलिसी का नीड कितना है, उसका आउटकम कितना आएगा, उसकी उसमें कौन कौन सी टेक्निकल इश्यूज आएंगे। बिकॉज आपको पता है सरकारी काम में बहुत देरी होती है, इसके साथ साथ बहुत सारे टेक्निकल अलग अलग फेज से गुजरने होते हैं। और चूंकि भारत में ऐसा नहीं है कि आपका एक यूनिटरी गवर्नमेंट लाइक इकोनॉमी जो है वो सिर्फ आपका पब्लिक इकोनॉमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में जो है वो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों इकोनॉमी है। इसलिए भारत में जो पब्लिक पॉलिसी बनाए जा रहे हैं उसका प्राइवेट सेक्टर के साथ कैसे उसको डील करना है, पब्लिक सेक्टर के साथ कैसे डील करना है, इन सबको लेकर काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट होकर आती है। तो इसलिए जरूरी होता है कि ये जो सेक्रेटरी होते हैं वो टेक्निकली इन सारी चीजों को हैंडल करे, ताकि आसानी से ये जो पब्लिक पॉलिसीज होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। फाइनली आता है आपका जुडिशरी। अब आप सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य होंगे, सर जुडिशरी क्या करेगा, न्यायालय क्या करता है पब्लिक पॉलिसी में? तो आपको इस जानना, आई थिंक आप सभी जान भी रहे होंगे कि जो पब्लिक पॉलिसी होती है उसमें जुडिशरी का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सबों को पता है कि जुडिशरी के पास जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी यानी कि भारत के गवर्नमेंट कोई भी कानून को बना दे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे उससे आपके फंडामेंटल राइट्स के हनन हो चाहे कुछ भी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भारत की सरकार जो है वो कभी भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, यानी कि जिससे आपकी फंडामेंटल राइट्स या बेसिक स्ट्रक्चर पे उससे दिक्कत हो। इसके साथ साथ जुडिशरी जो है कई बार ऐसे डिसीजंस भी देते हैं जिसके माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि बाद में आपका पब्लिक पॉलिसी उस हिसाब से या पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं कि जुडिशरी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिटरमाइन द constitutionality of the actions of the legislature and the executive. They are not only specifying the government's limits with regard to certain actions, but also stating what it must to do to promote public interest. ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आई होप आप ओके। एक चीज और, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है,
ये काफी इंपॉर्टेंट है। PIL दायर करना, आप सभी सुने होंगे कि PIL दायर करना है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर कोई भी पब्लिक या प्राइवेट अथॉरिटी ये जाकर कोर्ट में ये करती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये करती है कि हमें इस चीज से इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उस पर भी आपकी कोर्ट जो है वो एक्शन लेती है। तो क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इज इट क्लियर टिल नाउ? समझ पाए आप चीजों को? थोड़ी सी बोरिंग लग रही हो कि आप लोगों को पता है कि ये सब चीज तो पहले से पता है? ओके 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 ओके, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके ओके, देखिए एक चीज और है इसके साथ साथ, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज का रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे बैठे हुए मान लेते हैं काफी लोग, ठीक है, सोनल मान लेते हैं, सोनल किन्हीं न किन्हीं को जरूर आज तक वोट दिए होंगे, यानी कि अपने MPs को, अपने MLAs को, अपने मुखिया जी को जरूर कहेंगे कि हम लोगों को ये चीजों की दिक्कत हो रही है, मुझे ये चीज चाहिए। यानी कि जब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव से किसी खास चीज की डिमांड करते हैं, तब वो भी चीज जो है पब्लिक फॉर्मुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल सिटीजन एंड मीडिया, इसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको पता है कि मीडिया समय समय पर जो हमारे इंटरेस्ट की चीजें होती है उसको निकाल कर सरकार के सामने रखने की काम करती है, हमारे बिहाफ में वो सरकार से बात करती है। इसके साथ साथ प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंसी। अब आप सोचेंगे सर यूएनओ कैसे हमारे पब्लिक पॉलिसी पे ये करता है, इम्पैक्ट करता है, या वर्ल्ड बैंक कैसे करता है, IMF कैसे कर सकता है। बट आप सबों को पता है कि 1991 में क्या आया? LPG आया, सिलेंडर गैस नहीं, LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उससे क्या हुआ? वर्ल्ड बैंक IMF ने मिलकर कहा कि आपको अपनी मार्केट खोलनी होगी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहकर भी आत्मनिर्भर को पूरी तरह से भारत से बोल सके, ऐसा अगर कहे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहे कि नहीं, हम भारत सामान लाना, भारत बाहर से सामान लाना बंद कर दे और सिर्फ हमारी मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ यूज की जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप सबों को पता है कि LPG के बाद ये क्लियरली है कि आपको अपने मार्केट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही इस स्लाइड से आपको सीखने को मिलेगा कि जो पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, इंडिविजुअल सिटीजन्स, मीडिया, एक्सटर्नल एजेंसीज एंड और जो आपकी WHO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, UNEP है, UNDP है, इन सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, इन सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्या यहाँ तक कुछ क्लियर है? आई होप यहाँ तक चीजें समझने वाली बस कॉमन चीजें हैं। ये जो टेक्निकल चीजें हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे, इसकी जो क्लासिफिकेशन होंगी, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एक और चीज आता है कि कौन से कंडीशन पे आपका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है। यानी कि देखिए, आप सबों को पता है कि सर बहुत सारी पब्लिक पॉलिसी आती है जो बाद में फेल हो जाती है, ठीक है। तो आखिर वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसको अडॉप्ट करके हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी होगा वो सक्सेस हो जाएगा। तो सबसे पहला बात क्या लगता है आप लोगों को? पहले से आप लोग बताइए, व्हाट डू यू थिंक? जल्दी से अपना ओपिनियन में, कौन सा पब्लिक पॉलिसी सबसे अच्छा इंप्लीमेंट होगा या सबसे अच्छा उसका आउटपुट मिलेगा? क्या होनी चाहिए फीचर्स? व्हाट डू यू थिंक? डू कमेंट फर्स्ट, आई एम वेटिंग। चलिए, आई एम वेटिंग, देखते हैं। बेस्ट फॉर ऑल पीपल, ओके, और कुछ? और कुछ? मुझे लग रहा है आप लोग क्लास में पूरी तरह से आज बोर हो चुके हैं मेरे से। आई एम जस्ट फीलिंग ऑल ऑफ यू मस्ट हैव बोर्ड टुडे। चलिए, समथिंग बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन। चलिए, स्तुति लिख रहे हैं, सुनीता लिख रहे हैं बेनिफिशियल फॉर मैक्सिमम, दीक्षा लिख रहे हैं डेवलप्ड ऑल पीपल, मनीषा लिख रहे हैं फुलफिल नीड्स, फीडबैक मैटर्स इन पब्लिक पॉलिसी, बिल्कुल संजना। चलिए, तो ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पब्लिक पॉलिसी चाहे कोई भी बने, सबसे पहला बात ये होता है कि आप किसी भी पॉलिसी को सबके ऊपर जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट उसमें चेंजेस होने पॉसिबल होने चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। बेसिक नीड्स देना, बिल्कुल बेसिक नीड्स तो होता ही है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे, द प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन साउंड assumptions relating changes in target group behavior।
अब देखिए पब्लिक पॉलिसी का सबसे बड़ी बात ये होता है कि आप पब्लिक पॉलिसी ऐसा नहीं है कि भारत में अगर आयुष्मान भारत बनाया गया प्रोग्राम तो वो सबके लिए बनाया गया, पूरे के पूरे जो 135 करोड़ 140 करोड़ जितने लोग हैं सबके लिए बनाया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो खास लोगों को टारगेट करके बनाया गया है, यानी कि जो आपके टारगेट ग्रुप है उसको ध्यान में रखना जरूरी है एवं उसके पास फोकस करना उन चीजों को जरूरी है। इसके बाद साथ साथ दूसरी चीज, मान लेते हैं कि पब्लिक पॉलिसी आयुष्मान भारत आ तो गया, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कुछ लोग बैठे, चलिए एग्जांपल लेते हैं जय को और अभिषेक को पता ही नहीं है कि ये क्या है आयुष्मान भारत योजना। तो जब उनको पता ही नहीं है, यानी कि जब पब्लिक के बीच में उसको लेकर अवेयरनेस ही नहीं है, तब लोग उसको कैसे इंप्लीमेंट करके भी कैसे उसका आउटपुट निकाल सकते हैं? आउटपुट बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक चीज और है कि इसको पब्लिक रीच या पब्लिक ओपिनियन बोल सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। इसके बाद है सिंप्लिसिटी। ठीक है, मान लेते हैं कि आयुष्मान भारत योजना आ तो गया, लेकिन इसमें है बहुत सारी टेक्निकल इशू है, मतलब कई सारे टेक्निकल टेक्निक्स लगा दिए गए और ऐसे ऐसे टर्म्स यूज कर दिए हैं जो लोगों को समझ में भी नहीं आ रहे हैं, मतलब एक आम जनता जो है पढ़ के नहीं समझ सकता है। तो दिस इज नॉट गुड थिंग फॉर ए गुड आई कैन से पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ एम्बिगियस पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, पॉलिसी जो होनी चाहिए पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए, पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, उसकी जो विजन होनी चाहिए वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ द लीडर्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज प्रोसेस सस्टेनल मैनेजरियल एंड पॉलिटिकल स्किल। वही बात है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन में मैनेजरियल एंड पॉलिटिकल स्किल का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ द प्रोग्राम इज एक्टिवली सपोर्टेड बाय ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अब देखिए एक चीज और है, क्या आपको लगता है कि भारत में कोई भी पब्लिक पॉलिसी आ जाए और बिना प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप के एक्सेप्टेंस की या बिना उनके अप्रूवल के कोई भी पब्लिक पॉलिसी सक्सेस हो जाए भारत में? क्या ऐसा पॉसिबल है? व्हाट डू यू थिंक? क्या पब्लिक पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में जितने इंटरेस्ट ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, बाकी जो अदर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स हैं, क्या उनकी सहमति होनी जरूरी है? बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। इन सारी चीज जो है वो किसी भी सक्सेसफुल पब्लिक पॉलिसी के सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ओके, तो इसमें वही सारी चीजें मैंने लिखी है, इशूइंग पॉलिसी डेरिवेटिव्स, क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना, यूनिट्स को बनाना, सब यूनिट्स को बनाना ताकि उसका अवेयरनेस, लोगों तक अवेयरनेस अच्छे से पहुंचे, कोऑर्डिनेशन अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ इवेल्युएटिंग इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंटल एक्शन ऑफ द पर्सनल। ठीक है, इसके साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होनी चाहिए और साथ में उसकी जो इवेल्युएशन होनी चाहिए वो काफी अच्छे से होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, यानी कि निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें थी आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी में। लेकिन अब आप बोलेंगे सर आप तो टाइप नहीं पढ़ाए या तो फिर मॉडल्स नहीं बताए। मॉडल्स मैंने बताया है 3, ठीक है, टाइप्स नहीं बताए, प्रोसेस मैंने बताया है, कुछ कुछ चीजें बची हुई है, सब कोई एक क्लास में कवर करके भागना नहीं है। ठीक है, हम लोग फिर से कल या परसों फिर से नई चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ तक बताइए कि आप लोग समझ पाए। मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को इजी से सारी चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि स्लाइड में सारी चीजें लिखी हुई है। आई होप आप उसको खुद से भी सारी चीजें पढ़ सकते हैं। तो सुनीता बोल रहे हैं यस, बाकी लोग जल्दी से बताएं। अगर नहीं समझ में आया राइट नो, अगर नहीं समझ में आया आप नो भी लिख सकते हैं, आई विल एक्सेप्ट। मुझे पता है कि समझ में नहीं भी आ सकता है। ठीक है, देयर इज नो इशू। ओके, चलिए तो कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर। यस स्तुति, देखिए ये चीजें थोड़ी सी मैंने शुरू में कहा ये थोड़ी सी मतलब खिचड़ी टाइप की है, तो आप लोग को एक बार मैं कहूंगा सारे स्लाइड से चल जाइए, मैं आपके साथ एक दो मटेरियल भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दैट्स ऑल। ओके, चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। Public policy has been regarded by whom as black box, which converts demands into policies, but whose structure is seen to be unknown and accessible to observation. Inaccessible to observation. ऐसा किसने कहा? आपको बताना है। ओके, ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया मुझे लगता है। वेरी इजी क्वेश्चन, यू विल नॉट गेट इजी, इससे आसान आपको मिल ही नहीं सकता है। चलिए कोई बात नहीं, 16 लोग 17 लोग, 2 लोग और बचे हुए हैं।
ओके, तो जय, स्तुति, विश्वजीत, राहुल, श्रद्धा, सुनीता, मनीषा, प्रतिभा, स्वैग, दीक्षा, एहसान, 11 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। अभी भी इतने लोग गलत कर रहे हैं, 6 लोग। इसका तो कॉमन सा है, जो ब्लैक बॉक्स टर्म आ गया। ब्लैक बॉक्स कौन दिए हैं? हु गेव द ब्लैक बॉक्स मॉडल? सबको पता है, डेविड स्टन की जो इनपुट होती है, फिर बीच में प्रोसेस होती है, फिर बाद में जो आउटपुट होती है, जो बीच की जो प्रोसेस होती है, इसको उन्होंने ब्लैक बॉक्स कहा है। ब्लैक बॉक्स क्यों कहा है? क्योंकि अंदर में चीजें होती है वो लोगों को क्लियर नहीं दिखती है, क्योंकि ये आपके जितने भी टेक्निकल स्पेशलाइजेशन जो काम होते हैं लोकसभा राज्यसभा के बीच में, या तो फिर जो आपके सेक्रेटरी के बीच में, वो यहाँ पे बीच में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डेविड स्टन। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड पॉलिसी मेकिंग इज एन extremely complex analytical and political process to which there is no beginning or end and the boundaries of which are most uncertain। ये बात किसने कही है? आपको बताना है। ओके, आप लोग वेट कर लीजिएगा प्लीज 1 मिनट। ओके, चलिए आंसर कीजिए अब। चलिए 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। ओके, दिस टाइम स्वैग, जय, अभिषेक, फातिमा एंड संजना, 5 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स ए लिंडब्लॉम। लिंडब्लॉम जो है वो पब्लिक पॉलिसी के बारे में ये कहते हैं कि इट इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस टू विच देयर इज नो बिगिनिंग टू और एंड एंड द बाउंड्रीज एट विच वी आर मोस्ट अनसर्टेन। ये जो बात है वो आपके लिंडबॉम ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु रोट पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर? ये आई थिंक आप सबों को याद होगा। आई एम गिविंग यू पोल। चलिए ओके, स्वैग, पटेल, प्रतिभा, अभिषेक, साविता, 5 लोगों ने फिर से करेक्ट आंसर दिया है। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, बिकॉज रॉबर्ट डहल एंड चार्ल्स ए लिंडब्लॉम दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों के लिए समझ में आई होगी। मैंने कोशिश किया आप लोगों को मैक्सिमम मैक्सिमम सारी चीजें समझ में आ जाए, बट अगेन आपको समझ में इतनी आसानी से ये थोड़ा सा टॉपिक नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी पेचीदा है। और आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू मस्ट गो थ्रू स्टडी मटेरियल। ठीक है, थोड़ा सा कुछ कुछ पीडीएफ के थ्रू जाइएगा, इसको फिर से एक बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग काफी कुछ चीजें सीख पाए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।